हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जिसमें हम बात करने वाले हैं द बॉयज़ कॉमिक इशू 21 और 22 की। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा लेजेंड ह्यूई को वॉट और 7 की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे वॉट एक आर्म्स और वेपन कंपनी से एक सूप्स बनाने वाली कंपनी बनी और कैसे वॉट की पहुंच वाइट हाउस तक भी चले गई। वहीं दूसरी तरफ स्टारलाइट और ए ट्रेन को लैम्पलाइटर की रिटायरमेंट का सच पता चलता है और कॉमिक में हमें पहली बार लैम्पलाइटर दिखाया जाता है। साथ ही होमलैंडर को पता चलता है कि उसने जाने अनजाने में बुचर की वाइफ को मार दिया है, इसलिए बुचर की उससे दुश्मनी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट कि बॉयज़ सीज़न 3 की आधी से ज़्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि बॉयज़ सीज़न 3 में हमें लिटिल नीना का कैरेक्टर भी देखने वाला है। लिटिल नीना के रोल के लिए किसे कास्ट किया गया है और इसके अलावा कुछ और कास्टिंग के बारे में जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल द इंडियन सिनेफाइल 1 को चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। खैर, इस छोटे से अपडेट के बाद चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नो रेड, पर ऐसा क्यों? आर्कर लीडर, आई रिपीट, वापस आ जाओ। टारगेट को अब कुछ मत करना। पर मैं टारगेट लॉक कर चुका हूँ, अब मैं उसे आसानी से। आर्कर लीडर, तुम्हें ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम इमीडिएटली बेस पर वापस लौटो। पर नो रेड, ये प्लेन सीधा न्यूयॉर्क के लिए जा रहा है। मैंने अभी अभी एक प्लेन को उड़ाया है। अगर हमने इस प्लेन को जाने दिया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ आर्कर लीडर, दिस इज़ अ डायरेक्ट ऑर्डर, इमीडिएटली बेस पर वापस लौटो। और ऐसा सुनकर वो पायलट हताश होकर रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं ह्यूई और लेजेंड को, जहाँ ह्यूई कहता है तुम्हें ये कैसे मिला, पर लेजेंड करके ह्यूई को चुप रहने के लिए कहता है। पायलट पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मुझे लगता है मैंने शायद उसे देखा। खैर छोड़ो, घर चलते हैं। और ऐसा कहकर वो सभी प्लेन्स वापस बेस की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें फिर से लेजेंड दिखता है जो कहता है बाकी की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मुझे खुद एक आंखों देखे गवाह से पता चली है। और तब हमें पता चलता है कि ह्यूई और लेजेंड 9/11 के अटैक वाले दिन की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं और इस रिकॉर्डिंग से हमें पता चलता है कि आखिर क्यों यूएस एयरफोर्स आखिरी प्लेन को गिरा नहीं पाई। लेजेंड आगे की कहानी बताना शुरू करता है और हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहां यूएस एयरफोर्स को वापस बुला लिया गया है और अब 7 को आखिरी प्लेन को बचाना है। होमलैंडर अपनी टीम से कहता है जहाँ से भी जगह मिले अंदर घुसने की कोशिश करो, जिसे सुनकर साइड में उड़ रहा जैक द जुपिटर डर जाता है और मैराथन को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। बाकी सूप्स प्लेन में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसमें से डी बेवकूफ़ों की तरह प्लेन के बिल्कुल सामने चला जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लैम्प लाइटर प्लेन के एक विंग से टकरा जाता है और उसे भी चोट लगती है। और क्योंकि ब्लैक नॉयर के पास फ्लाइट एबिलिटी नहीं है तो उसे भी लैम्प लाइटर ने पकड़ रखा होता है। पर विंग से टकराने के बाद लैम्प लाइटर ब्लैक नॉयर को छोड़ देता है और ब्लैक नॉयर उतनी ऊंचाई से ऐसे ही नीचे गिर जाता है। लेजेंड ह्यूई से कहता है किसी को नहीं पता कि उस दिन ब्लैक नॉयर कैसे ज़िंदा बच गया। सच ये है कि उनमें से किसी को भी कोई प्रैक्टिस नहीं मिली थी, ना ही उन लोगों को हाईजैकिंग या हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता था। यहाँ तक कि उन्होंने कोई प्लान भी नहीं बनाया था। उन्होंने बस सोचा कि हम तो 7 हैं, हमारे पास सुपर पावर्स हैं और हम ये कर सकते हैं, और बस वो ये सोचकर एक प्लेन को रोकने चले गए। इसके बाद हम चलते हैं वापस फ्लैशबैक में, जहां होमलैंडर और क्वीन मेव प्लेन के इमरजेंसी गेट तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर इमरजेंसी गेट के पास बैठा एक बच्चा खुश होकर अपनी मम्मी से कहता है देखो मम्मी, कौन आया है, अब हम सब बच जाएंगे। पर बच्चे के इतना कहते ही बाहर से होमलैंडर उस गेट को खोल देता है और उस गेट के खुलते ही एयर प्रेशर की वजह से वो बच्चा प्लेन से बाहर गिर जाता है और उसकी मम्मी बस चिल्लाती रह जाती है। लेकिन होमलैंडर और क्वीन, वहीं जैक द जुपिटर अपने मन को मारकर एक बार फिर से प्लेन की तरफ आता है और अपने साथ मैराथन को भी लाता है। पर प्लेन की हालत देखकर वो मैराथन को वहीं छोड़कर फिर से भाग जाता है। वहीं प्लेन के अंदर सभी पैसेंजर्स चिल्लाकर होमलैंडर से उनकी जान बचाने की भीख मांग रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर होमलैंडर चिल्लाकर सबको चुप रहने के लिए कहता है और उसके इतना ज़ोर से चिल्लाने की वजह से प्लेन में बैठे आधे से ज़्यादा लोगों के कान से खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद होमलैंडर और क्वीन मेव कॉकपिट के पास जाते हैं और मेव होमलैंडर से कहती है उन्होंने अंदर से अपने आप को लॉक कर दिया है।
तभी मैराथन भी अच्छे से प्लेन के अंदर आ जाता है और होमलैंडर कॉकपिट के गेट को खींचकर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक तरफ जहाँ ये सब हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ डीप बिना कुछ सोचे समझे बेवकूफ़ों की तरह सामने से प्लेन के ग्लास को तोड़ देता है और कोइंसिडेंटली इसी टाइम होमलैंडर भी कॉकपिट का गेट खोल देता है, जिसकी वजह से सारी की सारी जेट स्ट्रीम मतलब सारा का सारा एयर प्रेशर प्लेन के अंदर आने लग जाता है, जिसकी वजह से मैराथन एक सीट से टकराकर बेहोश हो जाता है। वहीं होमलैंडर उन टेररिस्ट के पास पहुंच जाता है जो प्लेन को चला रहे थे। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां ह्यूई लेजेंड से कहता है, मुझे पता है कि ये कैसे एंड होने वाला है, पर मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने इतनी पावर्स होने के बाद भी उन सभी लोगों को मरने दिया। लेजेंड जवाब देता है, सच ये है कि प्लेन में बैठे लोग स्टार्टिंग से ही मरने वाले थे, बस एयरफोर्स वाले ये काम जल्दी और कम नुकसान पर पूरा कर देते, पर असली क्राइम तो वो है जो इन लोगों ने आगे किया। फिर हम वापस चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ क्वीन मेव बेहोश हुए मैराथन को उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कॉकपिट की तरफ से खून की बूंदें उड़कर आ रही होती है और जब प्लेन में बैठे लोग और मेव कॉकपिट की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक डरावना नज़ारा देखने को मिलता है और सभी डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि कॉकपिट से खून से भरा हुआ होमलैंडर बाहर निकलता है, जिसने गुस्से में आकर उन सभी टेररिस्ट को मार दिया था। क्वीन मेव कॉकपिट में जाती है और वहाँ मरे हुए पायलट्स को देखकर रोने लग जाती है। फिर वो गुस्से में मुड़कर होमलैंडर से कहती है, हमें प्लेन उड़ाना नहीं आता है, हम में से सिर्फ ब्लैक नॉयर को ही प्लेन उड़ाना आता था और उसे हमने स्टार्टिंग में ही खो दिया, और अब तुमने उन पायलट्स को भी मार दिया, बेवकूफ़ इंसान। जिस पर होमलैंडर थोड़ा घबराते हुए कहता है, पर मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। और क्वीन मेव जवाब देती है, और मुझे लगा था कि तुम्हारे पास प्लान है। वहीं दूसरी तरफ मैराथन भी जाग जाता है और होमलैंडर से पूछता है, अब आगे क्या करना है। जिस पर होमलैंडर कहता है, ये सब भाड़ में जाए। और ऐसा कहकर होमलैंडर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मेव होमलैंडर को रोकने की कोशिश करती है, पर होमलैंडर मेव को भी एक थप्पड़ मारकर साइड कर देता है। मैराथन भी होमलैंडर से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो, और प्लेन में बैठे पैसेंजर्स भी उससे यही पूछते हैं, पर होमलैंडर उन सभी को अनसुना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। और जैसा कि आप खुद भी अभी तक गैस कर ही चुके होंगे, होमलैंडर उस प्लेन से बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर मैराथन घबराकर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, और ऐसा कहकर वो होमलैंडर की एक टांग पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ मेव भी जाग जाती है और जब वो प्लेन से बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि ये प्लेन अब न्यूयॉर्क शहर में गिरने वाला है। वहीं होमलैंडर मैराथन को गालियां देकर उसे अपना पैर छोड़ने को कहता है, पर मैराथन उसकी तारीफ करके उसे मनाने की कोशिश करता है और होमलैंडर मैराथन को लेकर ही उड़ने लगता है। क्वीन मेव भी अब प्लेन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैसेंजर्स उसे घेरने लग जाते हैं और पूछते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। और क्वीन मेव उन पैसेंजर्स से दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही होमलैंडर प्लान बनाता है कि वो उस प्लेन को हिट करके शहर पहुंचने से पहले ही गिराने की कोशिश करेगा, ताकि कम से कम डैमेज हो, और ऐसा वो मैराथन को अपने साथ उड़ाते हुए ही करने वाला होता है। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर सभी पैसेंजर्स क्वीन मेव को घेर कर पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं और क्वीन मेव उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। होमलैंडर अपने प्लान को पूरा करता है और वो तेज़ी से जाकर प्लेन के आर पार चला जाता है, जिससे प्लेन की ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ हो जाए, और ऐसा कुछ हद तक हो भी पाता है। लेकिन जब होमलैंडर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस बीच उसने मैराथन को मार दिया, क्योंकि मैराथन की सुपर पावर थी सुपर स्पीड, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस वजह से प्लेन से टकराने पर होमलैंडर को तो कुछ नहीं हुआ, पर मैराथन का सर ही फट गया और वो मारा गया। और इसी के साथ मैराथन की कहानी कॉमिक्स में ख़त्म भी हो गई। वहीं क्वीन मेव भी किसी तरह से अपने आप को लोगों से छुड़ाकर उस प्लेन से बाहर कूद जाती है एंड फाइनली वो प्लेन जाकर ब्रुकलिन ब्रिज पर गिर जाता है, जिससे ना सिर्फ प्लेन के सभी लोग मारे जाते हैं बल्कि वो लोग भी मारे जाते हैं जो उस टाइम पर इसके बाद ह्यूई और लेजेंड इमोशनल होकर थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाते हैं, जिसके बाद ह्यूई कहता है, मुझे याद है ये दिन, मैं न्यूयॉर्क से मीलों दूर होकर इसे सिर्फ टीवी पर देख रहा था, पर फिर भी मैं इस दुख को समझ पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी डर था कि इस तरह की चीज़ें आज भी दुनिया में कहीं भी हो सकती है। लेजेंड कहता है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। डकोटा बॉब इमीडिएटली टीवी पर आया और उसने एडमिट किया कि उसने ही इन हाईजैक प्लेन्स को गिरवाया था, और ये चीज़ उसकी इमेज के साथ ठीक भी बैठती है। कोई उसे इसके लिए ब्लेम नहीं करने वाला था, और सच ये भी है
कि उसने सच में अच्छा काम भी किया था। उसने अपने इंटेलिजेंस की बात सुनी और वो पहले से ही ऐसी किसी सिचुएशन के लिए अपने एयरफोर्स को तैयार करवा रहा था। लोग उसे पसंद करते थे और सब ने उसे बैक भी किया और इसके बाद डकोटा ने अपनी आर्मी को पाकिस्तान में भेज दिया। पर उसने मीडिया में सबसे ये कहा कि एयरफोर्स ने सभी प्लेन्स को गिराया था, पर इस बात की सच्चाई तो अब हम दोनों को पता ही है। बॉब वॉट या 7 के लिए कवर अप नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी भी हालत में बॉब वॉट के लिए अपने जेट्स को वापस नहीं बुलाएगा। पर जिस इंसान ने एक्चुअली जेट्स को वापस बुलाया होगा वो है विक द वीप। बट असली सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि उसे इस चीज़ के लिए इंचार्ज होना ही नहीं चाहिए था। और यही चीज़ हमें आज तक समझ नहीं आई कि पहला प्लेन गिराने के बाद वाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि डकोटा बॉब की जगह विक द वीप एयरफोर्स को ऑर्डर्स दे रहा था। ह्यूई पूछता है, क्या किसी और ने भी 7 को नहीं देखा, मतलब कोई आम आदमी या मीडिया? लेजेंड बताता है, कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जो चीज़ प्लेन से टकराई थी वो मिसाइल तो नहीं थी, क्योंकि उस तरह का कुछ एक्सप्लोजन वगैरह नहीं हुआ। पर वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनकर ही रह गई। यहाँ तक कि जिस इंसान के घर पर मैराथन की लाश गिरी थी उसका मुंह भी वॉट ने पैसे खिलाकर बंद करवा दिया, और पीछे जो रह गई वो सिर्फ थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ह्यूई थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, मतलब ये सारा इंसिडेंट बस 7 का एक फील्ड टेस्ट बनकर रह गया? लेजेंड जवाब देता है, फील्ड टेस्ट नहीं किड, डेमोन्स्ट्रेशन। तुम इमेजिन कर सकते हो कि आज दुनिया कैसी होती अगर ये बेवकूफ़ सूप्स उस दिन किसी तरह से उस प्लेन को लैंड कराने में कामयाब हो जाते तो। फिर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ स्टारलाइट सफाई करने के बाद वापस अपने क्वार्टर में जा रही होती है, पर किसी वजह से वो मेन गेट को खोल नहीं पा रही होती है। जिसके बाद वो ए ट्रेन से कहती है, कीपैड में कुछ प्रॉब्लम है ए ट्रेन, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। जिस पर ए ट्रेन कहता है, हाँ तुम इसे नहीं खोल पाओगी। तब स्टारलाइट को समझ आता है कि गेट अपने आप ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि ए ट्रेन ने कुछ गड़बड़ करी है। ए ट्रेन कहता है, देखा मैं इतना तेज़ हूँ कि तुम्हें दिखा भी नहीं कि मैं कब गेट के पास आया। स्टारलाइट पूछती है, पर क्यों, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ए ट्रेन गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें तुम्हारी असली औकात जो दिखानी है। और ऐसा कहते हुए ए ट्रेन स्पीड में आकर स्टारलाइट को धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है और उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है। स्टारलाइट ए ट्रेन को ऐसा करने से मना करती है, पर ए ट्रेन नहीं मानता और फिर गुस्से में आकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टारलाइट लाइट प्रोजेक्शन से ए ट्रेन पर हमला कर देती है, जिससे ए ट्रेन की एक आंख हमेशा के लिए बेकार हो जाती है। कोइंसिडेंटली इसी टाइम पर होमलैंडर और 7 के बाकी मेंबर्स जो बुचर से बात करने गए थे वापस आ जाते हैं। और आपको याद ही होगा कि उस कन्वर्सेशन के एंड में होमलैंडर के साथ क्या हुआ था, इसलिए होमलैंडर वापस आकर काफ़ी चिड़चिड़े मूड में होता है। पर ए ट्रेन आते ही उसके सामने रोने लग जाता है और स्टारलाइट को ब्लेम करके कहने लगता है, इसने अपनी पावर्स मुझ पर यूज़ करी और मेरी लेफ्ट आँख ख़राब कर दी, प्लीज़ इसे सबक सिखाओ। पीछे से जैक ए ट्रेन को रोकते हुए कहता है, ये सही टाइम नहीं है, प्लीज़ चुप हो जाओ। पर ए ट्रेन फिर भी चिल्लाता रहता है और उसकी बातें सुनकर होमलैंडर गुस्से में आ जाता है और पास में खड़े हुए एक जेट को अपने एक हाथ से ही फेंक देता है। और ऐसा करने के बाद वो ए ट्रेन को गुस्से से घूरने लग जाता है। इसके बाद होमलैंडर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जैक पीछे से कहता है, एक्चुअली आज का दिन काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। और ए ट्रेन अपनी एक फूटी आंख लेकर रोने वाली शक्ल बनाकर बस खड़ा ही रह जाता है। फिर हम वापस चलते हैं लेजेंडर ह्यूई के पास। लेजेंड कहता है, जैसे ही ब्रुकलिन ब्रिज का इंसिडेंट हुआ, विक्ट्री कॉमिक्स जो कि वॉट के लिए कॉमिक्स बनाती थी, उसने अपने सभी नई बुक्स को रोक दिया। आर्ट्स और स्टोरी लाइन्स को या तो थोड़ा बदल दिया गया या पूरी तरह से रीराइट कर दिया गया। कुछ लोगों को तो अगले 6 महीने के लिए सिर्फ ये काम दे दिया गया कि आने वाली किसी भी कॉमिक में वॉर या उससे रिलेटेड वर्ड ना रहे, ताकि कोई भी ऐसा इंसान ऑफेंड ना हो जाए जो ये भूलने की कोशिश कर रहा है कि हम अभी एक असली वॉर में हैं। और फिर लेजेंड ह्यूई को एक कॉमिक दिखाकर कहता है और फिर इस तरह से उन्होंने अपनी नई कॉमिक्स बनाई। ह्यूई कहता है, मतलब हम कह सकते हैं कि वॉट एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाता है कि प्रिंट करो और असल बात को दबा दो। लेजेंड जवाब देता है, हाँ यही तो उनकी स्पेशलिटी है। इन कॉमिक्स से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि 9/11 के अटैक्स में सूप्स का कोई या पर्टिकुलरली 7 का कोई रोल नहीं था। ह्यूई पूछता है, तुम उस टाइम पर भी वॉट के लिए काम करते थे? लेजेंड बताता है, नहीं, मैं तो इस इंसिडेंट से काफ़ी पहले ही जॉब छोड़ चुका था, बट हाँ अभी भी मेरी वहाँ इतनी पहचान है कि मुझे अंदर की खबरें मिलती रहती है। मैं लेजेंड हूँ बच्चे, मैंने ही इनकी कॉमिक्स की नींव रखी है। पर इस बात से ह्यूई थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है,
तो तुम्हें ये कैसे पता कि उस दिन प्लेन में क्या हुआ था? मेरा मतलब है कि तुमने स्टार्टिंग में कहा था कि बाकी की कहानी तुम्हें एक आंखों देखे गवाह से मिली है। जिस पर लेजेंड एक स्माइल देते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मेरी काफ़ी पहचान है। इस इंसिडेंट के बाद सेवन एक लंबे टाइम के लिए पब्लिक की आंखों से दूर चली गई, पर जब वो वापस आए तो ए ट्रेन मैराथन को रिप्लेस कर चुका था और लैम्प लाइटर ने अनाउंस करा कि अब वो रिटायर हो रहा है। तो ह्यूई पूछता है, लैम्प लाइटर ने ऐसा क्यों किया? जिस पर लेजेंड बताता है, क्योंकि मैलरी ने लैम्प लाइटर के भेजे में गोलियों के 45 राउंड्स चला दिए। लेजेंड आगे कहता है, कर्नल लेफ्टिनेंट जी.डी. मैलरी पहले तुम्हारी जगह पर बॉयज़ टीम में हुआ करता था। वो तुम्हारा प्रीडिसेसर था। एक्चुअली वो इससे कहीं ज़्यादा था। उसने ही बुचर, एमएम और बाकियों को रिक्रूट किया। मैलरी ही वो आदमी है जिसने बॉयज़ को स्टार्ट किया था। ह्यूई पूछता है, तो अब वो कहाँ है? लेजेंड कहता है, कहीं दूर छुपा हुआ है। शायद एमएम अभी भी उसके टच में है। बस ये बात बुचर को मत बताना, उसकी और मैलरी की अब बनती नहीं है। तो ह्यूई काफ़ी कंफ्यूज होकर कहता है, उनके बीच क्या हुआ? और एक मिनट, इस सब के बीच में लैम्प लाइटर कैसे मरा? क्या बॉयज़ और सेवन की लड़ाई हो गई? लेजेंड एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, सेवन ही मेन टारगेट है, तुम अभी तक समझे नहीं क्या? जिस पर ह्यूई कहता है, टारगेट? आई मीन वो सबसे बड़े सूप्स हैं और हमें उन्हें मैनेज करना होता है। पर लेजेंड हंसते हुए कहता है, मैनेज? एक काम करना, अगली बार जब तुम बुचर के साथ हो तो उसे देखना, मतलब ध्यान से देखना, और अपने आप से पूछना, क्या इस इंसान को किसी को मैनेज करने की रत्ती भर भी परवाह है? और ये सुनकर ह्यूई थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेजेंड आगे कहता है, एनीवेज, पहली बार जब सेवन और बॉयज़ डायरेक्टली सामने आए तो दोनों ही टीम्स को काफ़ी नुकसान हुआ और बुचर को भी रियलाइज़ हुआ कि अगली बार से उसे अपने एक्शन लेने से पहले सही से सोचना होगा। ह्यूई कहता है, एक मिनट, दोनों साइड को नुकसान हुआ? हमने किसे खोया? लेजेंड बताता है, वेल, होमलैंडर के बारे में मुझे एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी। भले ही उसका टेम्पर कितना भी कम क्यों ना हो, वो स्मार्ट है। उसे लैम्प लाइटर की हरकतों को देखने के बाद समझ आ गया कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है और उसके लिए ज़बरदस्ती लड़ना और अपनी पावर्स दिखाना बेकार है। इसलिए उसने लैम्प लाइटर को बॉयज़ को सौंप दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लैम्प लाइटर मैलरी को मारने गया, पर उसके बजाय उसने मैलरी की पोतियों को मार दिया और इस इंसिडेंट से बात को एक डायरेक्ट वॉर तक पहुंचा दिया। किसी को नहीं पता था कि उस दिन मैलरी को किस चीज़ ने रोक लिया, पर इस बात में कोई डाउट नहीं था कि इन दोनों टीम्स की डायरेक्ट लड़ाई में सबका नुकसान होता। तो सेवन ने लड़ाई प्रिवेंट करने के लिए एक रास्ता निकाला, एक सेक्रीफाइस, लैम्प लाइटर का सेक्रीफाइस। और इसके बाद दोनों टीम्स आज तक शांत है। सेवन बॉयज़ से पंगा नहीं ले सकती क्योंकि बॉयज़ उनके सारे राज दुनिया के सामने ले आएगी, और बॉयज़ भी डायरेक्टली सेवन से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो लिटरली अपनी मौत को इनवाइट कर देंगे। ह्यूई पूछता है, पर जब बुचर ने अभी विक की स्पीच को रुकवा दिया तब उसने इस बारे में नहीं सोचा? लेजेंड जवाब देता है, वो एक हल्का सा टीज़र था कि अगर वॉट नेशनल डिफेंस में घुसने की कोशिश करेगी तो क्या होगा। याद रखो बच्चे, सेवन अभी भी टारगेट है। ह्यूई कहता है, पर तुम्हें क्या लगता है, ऐसा करना स्मार्ट था? लेजेंड कहता है, मुझे लगता है कि भाड़ में जाए वॉट, भाड़ में जाए उनके सूप्स, भाड़ में जाए उनके प्लान्स, और जो भी वॉट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उस इंसान को हर तरह से हेल्प करूंगा। ह्यूई कहता है, पर तुम वॉट से इतनी नफरत क्यों? पर इतने में ही लेजेंड उसकी बात काटते हुए कहता है, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों लड़के, और अब दोनों मर चुके हैं। मेरा बड़ा बेटा स्टैनली यूएस आर्मी में सार्जेंट था, पर वो आइड रैंक की जंग में मारा गया, वॉट के उन यूजलेस राइफल्स की वजह से। हाँ, ये वही आइड रैंक की लड़ाई है जिसकी बात मैंने इशू 19 में करी थी। लेजेंड आगे कहता है, तब तक मैं एक अच्छा एम्प्लॉय था। मैं उनकी घटिया सूप्स को हीरोज़ की तरह दिखाता था, उनके लिए कहानियाँ लिखता था, पर जब मेरा बेटा उनके प्रॉफिट के लालच की वजह से मारा गया तो मेरे अंदर का ट्रू बिलीवर भी मर गया। फाइनली मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया और उस दिन से ठान लिया कि मैं एक ना एक दिन वॉट को बर्बाद होते हुए देखूंगा, फिर चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े या मेरी ज़िंदगी इसमें गुजर जाए। ह्यूई कहता है, और इसलिए तुमने होमलैंडर की डिमांड करी थी? लेजेंड कहता है, इन्फॉर्मेशन बच्चे, इन्फॉर्मेशन। मैं इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा था ताकि एक दिन ये इन्फॉर्मेशन मैं किसी ऐसे इंसान को दे सकूं जो उसे यूज़ करके होमलैंडर और वॉट को हरा सके। फिर ह्यूई पूछता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं, तुम्हारे दूसरे बेटे के साथ क्या हुआ? लेजेंड कहता है, ओह वो तो एक बेवकूफ़ था
तुमने ही तो उसे मारा है। ह्यूई चौंक जाता है और हकलाते हुए कहता है, पर लेजेंड कहता है, याद है मैंने कहा था कि तुम उसे मार कर मुझ पर एक फेवर कर रहे होगे। अब तुम जा सकते हो ह्यूई, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि लेजेंड का दूसरा बेटा और कोई नहीं बल्कि ब्लारनिकॉक था, जिसे ह्यूई ने मार दिया है। एक्चुअली 2 बार मार दिया है। ह्यूई उसे शॉक में बाहर जाता है और बाहर आकर उसे रियलाइज़ होता है कि लेजेंड ने उसे बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि लेजेंड ने उसे अभी तक बॉयज़ की नहीं बल्कि वॉर्ड की बैक स्टोरी बताई। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्टारलाइट और क्वीन मेव को 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ स्टारलाइट गुस्से में कहती है, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? पर क्वीन मेव अपने टिपिकल इग्नोरेंट एटीट्यूड में कहती है, कौन सी नई बात है, आज नहीं तो कल हम सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। स्टारलाइट फिर भी गुस्से में कहती है, उसकी इतनी बदतमीज़ी करने के बाद भी कोई उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, और मैं तो होमलैंडर को भी नहीं पता। पर इतने में ही क्वीन मेव उसकी बात काट कर कहती है, सुनो लड़की, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ जो तुम अपना रोना मुझे सुना रही हो। स्टारलाइट जवाब देती है, पर एटलीस्ट तुम मुझे एक ग्लास मार्टिनी तो ऑफ़र कर सकती हो। और फिर स्टारलाइट और मेव साथ बैठकर मार्टिनी पीते हैं। दूसरी तरफ एमएम, फ्रेंची और फीमेल मिलकर मूवी देखने जा रहे होते हैं और ह्यूई बुचर से पूछता है, तो आज सूप के साथ मीटिंग कैसी रही? बुचर जवाब देता है, मुझे जो बोलना था मैंने वही बोला। तुम बताओ लेजेंड कैसा है? ह्यूई कहता है, एज़ यूजुअल, मुझे अभी उसके साथ और टाइम बिताना होगा। बुचर कहता है, बढ़िया है, ये देखो मैं आज रात क्या देखने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं कि बुचर 7 के हेडक्वार्टर्स की पुरानी मीटिंग की फुटेज देख रहा होता है। बुचर बताता है, हम बारी बारी करके 7 के पिछले साल से लेकर अभी तक की मीटिंग की फुटेजेस देख रहे हैं, क्या तुम मेरी जगह लेना चाहोगे? ह्यूई कहता है, नहीं, मुझे एनी से मिलने जाना है। फिर बुचर ह्यूई से कहता है, ओके, जाते हुए बस मुझे वो फाइल पकड़ा दो। तब हम देखते हैं वो फाइल जी-मैन के बारे में होती है, जो 7 जैसी ही एक और सुपर हीरो टीम है। बुचर फाइल को लेकर कहता है, मुझे थोड़ा होमवर्क करना है, तुम जाकर मज़े करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यूई और स्टारलाइट को, जो कि ह्यूई के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद अब पहली बार मिल रहे होते हैं। एनी या स्टारलाइट ह्यूई को बताती है कि वो इस इंसिडेंट के बाद कितना एम्बैरेस फील कर रही थी और उसे लगा था कि अब ह्यूई उससे मिलना ही नहीं चाहेगा। जिस पर ह्यूई एनी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि ह्यूई को अभी तक ये नहीं पता है कि एनी ही स्टारलाइट है, और ना ही बॉयज़ के किसी और मेंबर को पता है कि ह्यूई और किसी को नहीं बल्कि एक सूप को डेट कर रहा है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं बुचर को, जो अभी भी 7 के हेडक्वार्टर्स की रिकॉर्डिंग्स देख रहा होता है, और तभी बुचर को 7 की मीटिंग में एनी यानी कि स्टारलाइट दिखती है, और उसे देखते ही बुचर की आंखें चमक जाती है, क्योंकि बुचर को अपना अगला नया शिकार मिल गया था। तो ये थे द बॉयज़ कॉमिक के इशू 21 और 22। इसी के साथ हमारी आई टेल यू नो लाइट GI स्टोरी लाइन भी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी लाइन में हमें वॉर्ड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और साथ ही हमें लेजेंड का असली मोटिव भी समझ आता है। ओवरऑल ये स्टोरी लाइन मेरी फेवरेट स्टोरी लाइन में से एक है। आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि आपको क्या लगता है अब बुचर स्टारलाइट के साथ क्या करने वाला है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मेरा काम अच्छा लगता हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।